नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। आ जाइए, आप सभी भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर बार की तरह आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद ज़रूर आएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और नोट्स हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डीआरडीओ, यूपीपीसीएल और यूपीआरयूएनएल 3 बड़े एग्ज़ाम अभी आपके सामने हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई आपने कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, इन सभी से जुड़े हुए वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी विशेषता हिस्टैरिसीस मोटर की नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। निम्न शोर, अनस्लोटेड रोटर यानी रोटर में कोई खांचा नहीं होता है, स्मूथ रनिंग यानी बहुत शानदार चलती है, और हाई पावर यानी उच्च शक्ति। कर दीजिए उत्तर, बताइए फटाफट से आपका क्या ऑप्शन है इस पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पेड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी उत्तर सही आएगा। हिस्टैरिसीस मोटर की रेटिंग जो होती है वो बहुत कम क्षमता की होती है और मोटर लो पावर रेटिंग की होती है, यानी शक्ति क्षमता मोटर की बहुत कम होती है। शोर नहीं होता, नॉइसलेस ऑपरेशन कहलाता है इस मोटर का, है ना, शोर रहित परिचालन। इसीलिए तो इस मोटर का हम उपयोग करते हैं कहाँ पर? साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनमें उपयोग करते हैं। अनस्लोटेड रोटर यानी रोटर पर कोई किसी प्रकार का खांचा नहीं होता है, कोई टीथ नहीं होता है, कोई वाइंडिंग नहीं होती है। इसीलिए इस मोटर को मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से मुक्त माना गया है, यानी इस मोटर में किसी प्रकार का कोई यांत्रिक या चुंबकीय कंपन नहीं होता है। और स्मूथ रनिंग, बिल्कुल एक लगातार नियत गति से चलने वाली मोटर भी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपका डी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या धारा के लिए एक अल्टरनेट किसके बराबर है? अल्टरनेट समझते हो क्या? अल्टरनेट होता है किसी चीज़ का कि इसके बदले वो, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब तो समझ गए होंगे, यानी ये बात कर रहा है कि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, फिर सेकंड हाफ नेगेटिव साइकिल। अल्टरनेट का मतलब होता है कि पहले आधा धन चक्कर होता है और बाद में आधा ऋण चक्कर होता है। इसलिए प्रत्येक आधे चक्कर को एक अल्टरनेट माना गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन के साथ जाना है, 2 हाफ साइकिल, ठीक है। सॉरी 1 हाफ साइकिल, ए ऑप्शन आएगा। सॉरी 1 हाफ साइकिल तो कंप्लीट अल्टरनेट हो गया है ना, ए ऑप्शन आएगा। एक आधे चक्कर को दूसरे का अल्टरनेट समझा गया है। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट में कौन सा वांछित गुण नहीं है? ध्यान से समझिएगा, नहीं है पूछ रहे आपसे, है ना। देख लीजिए, एक एक करके बता दीजिए फटाफट से। सारे ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च। दूसरा हाई डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं, इसीलिए तो हम उसको एलिमेंट के रूप में बना पाते हैं, ये भी सही है। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि एक तरह से मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होना ही तो
वर्किंग टेम्परेचर हाई कहलाता है, साफ सी बात है, समझ गए होंगे। तापमान गुणांक जो होता है वो उच्च नहीं होना चाहिए माय डियर, सी उत्तर आएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होने का मतलब है ताप के साथ इसके प्रतिरोध मान में भी उतनी ही वृद्धि होना। तो हम क्या चाहते हैं कि ताप के साथ प्रतिरोध में ज़्यादा कोई परिवर्तन हो ना, वो जो उसका रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, ताकि जो भी हीट उसको जनरेट करना है I²RT से जनरेट लगातार होता रहे। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। जिस बच्चे का यहाँ पर सी उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, मैक्सिमम स्पीड ज्ञात कीजिए जो 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर से रन कर रहा हो। यानी एक ऐसा अल्टरनेटर जो 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पैदा कर दे, कितनी गति पर चलाएं। देखिए माय डियर, जब इस तरह की चीज़ें ना दे तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जनरली हमें इसे बेलनाकार रोटर वाला अल्टरनेटर समझना है, यानी टर्बो अल्टरनेटर समझना है या फिर स्टीम अल्टरनेटर समझना है, जहाँ पर आपको ये मानना है कि रोटर में 2 पोल होते हैं। अब गति ज्ञात करने के लिए F × 120 बटा पोल वाला फॉर्मूला अपनाइए और गति ज्ञात कर दीजिए। यानी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए 2 पोल पर, तो ये आपका आंसर आएगा 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 RPM। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन में 3600 RPM आपको दिया हुआ है। सवाल अगला देखो क्या कह रहा है कि 2 समरूप इंडक्टर हैं। समरूप का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी टर्न की संख्या समान है, कोर की धातु, कोर का क्षेत्रफल, टर्न के बीच में गैप, वो सब चीज़ें सेम है। तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 10 मिली हेनरी का आया और कपलिंग गुणांक 0.4 है। तो इंडक्टेंस मान की गणना कीजिए। देखो दोस्त, फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला जानना ज़रूरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस M ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है K√L1 × L2। जब यहाँ पर आइडेंटिकल लिख दिया, इसका मतलब L1 और L2 का मान क्या है, बराबर है। ठीक बात है। हमें क्या करना है, सबसे पहले √L ज्ञात कर लेना है और उसके लिए फॉर्मूला बनेगा M/K। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो, जब √ हटाएंगे तो आगे वाली संख्याओं पे क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। हल कर लीजिए पहले। 10 में 0.4 का अगर आप भाग देंगे तो उत्तर आएगा 25, और 25 की अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया आपका 625। या फिर स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, L1 × L2 है। ठीक है, तो वहाँ पर 25 × 25 हो रहा है। एक इंडक्टेंस ज्ञात करना है तो उत्तर कितना आएगा, 25 मिली हेनरी। क्योंकि 2 है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 625 आ रहा है ये 2 का आ रहा है जो आपने स्क्वायर कर दिए। ठीक है, L1 × L2 बराबर 625 आ रहे हैं आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा, C 25 मिली हेनरी। इसका ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल देखिए कि एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि इसका व्यास दोगुना कर दें तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। देखो, वैसे तो मैंने डायरेक्टली है ना आपको एक तरीका बता रखा है याद करने के लिए कि रेजिस्टेंस को व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बदल दिया करो। बस ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, और अगर इतना सा याद रह जाए तो समझ लो कि आपका उत्तर हो जाए। अब देखो, आपने क्या किया है, व्यास को दोगुना किया है तो 1/2 की आप स्क्वायर कर दो, है ना। 1/2 की स्क्वायर का मतलब है 1/4, यानी व्यास को आप दोगुना करेंगे, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। पहले कितना दिया हुआ है, 20 ओम। जब 20 ओम यहाँ दिया हुआ है तो 1/4 करोगे, उत्तर कितना आएगा, 5 ओम। ठीक है,
अब यहाँ से सुनो, क्वेश्चन पूछने का क्या कई बार तरीका बदल देता है, तो आपको वो तरीका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या तरीका चेंज कर देते हैं? अब इसी क्वेश्चन को वो देखो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि व्यास दोगुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध नहीं, आपसे पूछे कि धारा क्षमता बताओ कितनी है, तो धारा क्षमता को व्यास के वर्ग के समानुपाती बता दिया करो, क्योंकि प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ठीक है, तो धारा क्षमता को व्यास के वर्ग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाता है कि धारा क्षमता जो है वो 4 गुना अधिक हो गई। ठीक है, धारा क्षमता में 4 गुना वृद्धि और प्रतिरोध में 1/4 की कमी। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन तो कई बार पेपरों में आया है आजकल, है ना। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग डीसी शंट मोटर का है? 4 ऑप्शन दिए, यूजेज यानी एप्लीकेशंस दिया हुआ है, आपको पकड़ करना है कि इनमें से शंट मोटर के लिए कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्रेन और होइस्ट वाला कौन सी मोटर आएगी? सीरीज मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी देखो, स्टार्टिंग टॉर्क हाई लिख दिया। हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो सीरीज मोटर का ही सबसे ज़्यादा मानेंगे ना, क्योंकि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारक के वर्ग के समानुपाती मानते हैं। ट्रैक्शन जॉब, हिंदी में इसको खिंचाव कार्य बोलते हैं, और खिंचाव कार्य में हम सीरीज मोटर काम में लेते हैं। ट्रैक्शन जॉब में कौन आएगा? जैसे रेलवे का ट्रामवे आ जाएगा, परिवहन साधन जितने भी है, ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी। तो फिर हमारे पास बचा क्या? हमारे पास केवल मात्र एक ऑप्शन बचा, मशीन टूल वाला, बस। तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। शंट मोटर के लिए मशीन टूल काम में लेते हैं, सॉरी, मशीन टूल के लिए शंट मोटर काम में लेते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल अगला कह रहा है कि कौन सा मीटर सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है? सूचक मापी यंत्र को यहाँ पर अपन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के प्रकार होते हैं, यानी हम अगर डिफाइन करें एक बड़े तौर पर, तो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, या फिर एब्सोल्यूट टाइप और सेकेंडरी टाइप 2 मानते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएल ने माना था। सेकेंडरी में 3 अपन आगे और क्लासिफिकेशन डालते हैं, जिसमें पहला आता है इंडिकेटिंग, दूसरा आता है रिकॉर्डिंग, और तीसरा आता है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग में तो वो आएंगे सारे जो कि पूरा कार्यकाल के दौरान रीडिंग को स्टोर करता है, लाइक हमारा एनर्जी मीटर, KWH मीटर हो गया, या फिर गाड़ियों में वो किलोमीटर मेजरमेंट लेने वाला होता है जिसको ओडोमीटर बोलते हैं। रिकॉर्डिंग वाले इक्विपमेंट स्पेशल होते हैं, जो रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से ही तैयार करते हैं। इनमें ग्राफ, पेन, पेपर होता है, और प्रत्येक क्षण के जो पैरामीटर्स होते हैं ये उनको रिकॉर्ड करता जाता है। इंडिकेटिंग में आते हैं जो वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को दर्शाते हैं, यानी जो इंस्टेंट वैल्यू चल रही है वो क्या होता है। और इसमें आते हैं हमारे कौन कौन से? एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो ये जो हमारा वाट आवर मीटर है ना, एनर्जी मीटर होता है, ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का मीटर है। ठीक है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। या फिर सीधा सा ध्यान रखें, सूचक मापी यंत्र वो होते हैं जिनमें पॉइंटर लगा रहता है। सुई वाले मीटर जो होते हैं ना, तो इसमें ओम मीटर भी आ जाएगा, फिर आपका फ्रिक्वेंसी मीटर भी इसी में आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी किसी टाइम अगर होगी तो दिखाएगा ना। पावर फैक्टर मीटर इसी में आएगा। जो वैल्यू जो करंट में जो चल रही है, जिसको वो शो कर रहा हो, वो आपका इंडिकेटिंग कहलाता है। अगला सवाल देखिए, रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर है, कितने स्लिप रिंग उसमें लगेंगे? देखो यहाँ है ना बच्चों के एक कन्फ्यूजन बनी रहती है। मैं आज आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। हमें 2 स्लिप रिंग की भी ज़रूरत होती है, हमें 3 स्लिप रिंग की भी ज़रूरत होती है, और हमें 4 स्लिप रिंग की भी ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखें कि स्लिप रिंग का उपयोग कर क्यों रहे हैं।
क्या स्लिप रिंग का उपयोग आउटपुट लेने के लिए कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है कि स्लिप रिंग का उपयोग आउटपुट लेने के लिए कर रहे हैं, देन आपको ध्यान देना होगा कि सप्लाई का फेज़ कैसा है, सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। थ्री फेज़ है तो कनेक्शन कैसा है, स्टार है या डेल्टा। और अगर स्लिप रिंग का उपयोग किसी इनपुट सप्लाई देने के लिए कर रहे हैं, जैसे डीसी सप्लाई देना है, ऐसे में केवल 2 स्लिप रिंग होगी। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या होता है कि रोटर घूम रहा होता है और स्टेटर अपनी जगह पर कांस्टेंट होता है। जब स्टेटर अपनी जगह पर रुका हुआ होता है तो उससे आउटपुट लेने के लिए हमें किसी स्लिप रिंग की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि वो तो रुका हुआ है। स्टेटर से हमें आउटपुट प्राप्त करना है, सीधे मिलेगा अपन को। तो फिर यहाँ हम जो स्लिप रिंग लगाएंगे वो लगाएंगे डीसी देने के लिए, और ऐसे में हमें 2 स्लिप रिंग लगानी है। एक के थ्रू प्लस अंदर जाता रहेगा, दूसरे के थ्रू माइनस अंदर जाता रहेगा। हमें प्लस माइनस 2 सप्लाई अंदर डीसी देना है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर होता तो डिपेंड करेगा कनेक्शन कैसा है। अगर सिंगल फेज़ है तो 2 स्लिप रिंग लगाएंगे, थ्री फेज़ में अगर डेल्टा में जुड़ा हुआ है तो 3, थ्री फेज़ में अगर स्टार में जुड़ा हुआ है तो 4 स्लिप रिंग लगाएंगे। कनेक्शन पर ध्यान दीजिए, आंसर पर ध्यान दीजिए। आपको सोच समझ कर उत्तर करना है, ऐसे सीधे आप आंसर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी में अति आवेशन या भारी निरावेशन के कारण कौन सा दोष पैदा होता है? यानी आप ओवर चार्ज करेंगे या ओवर डिस्चार्ज करेंगे ना, तो देखो प्लेटें मुड़ जाएगी। मुड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल, और इसी से लेड एसिड सेल में आगे एक दोष बनाया गया जिसे नाम दिया है बकलिंग दोष। डी उत्तर सही रहेगा। प्लेटें मुड़कर आपस में शॉर्ट हो जाएगी, जिसे बकलिंग दोष कहा गया है। कोरोजन होता है, लेड वो सूख जाता है, तब ऊपर उसके अचालक परत जम जाती है टर्मिनल्स पर। सेडिमेंटेशन होता है, अशुद्धियाँ तली में एकत्रित हो जाना। और सल्फेशन होता है, लेड सूख करके टफ हो जाता है। शीशा जो होता है ना, वो टफनेस पकड़ जाता है। अगला सवाल देखो, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये सवाल मैंने इसलिए दिया कि पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब सप्लाई का प्रकार निश्चित हो कि ये डीसी है तो हमें किन किन मीटरों की आवश्यकता नहीं होगी। देखो, पावर फैक्टर के बारे में हम सब जानते हैं इकाई, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम सब जानते हैं कि 0 है कि नहीं। सी उत्तर तो सही हो गया। जब पावर फैक्टर हमेशा इकाई है, इसका मतलब हमें पावर फैक्टर मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर फैक्टर हमें मेजरमेंट लेना ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तब भी हमें ये कन्फर्म हो गया कि फ्रीक्वेंसी मीटर क्यों लगाएं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा 0 रहनी है। यानी किसी भी सप्लाई में जब कनेक्शन में जब आपूर्ति का प्रकार डीसी हो तो हमें 2 मीटर लगाने की ज़रूरत है नहीं। कौन कौन से 2 मीटर? पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। तो चलिए दोस्तों, बस यही थे आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पसंद आए हैं तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कीजिए।